हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम करने जा रहे हैं इंटायर चैप्टर 2 के रिवीजन क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ हेक्सागन। हम इसको पहले ड्रॉ करेंगे। चलिए, आपको पता है कि हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। मैं इसको नेम दूंगी ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये सारी साइड्स क्या हैं? 10 सेंटीमीटर। और हर एक वर्टिसेस पे क्या पड़ा है? एक चार्ज क्यू मानकर चलती हूँ मैं। हम क्या बोलेंगे? सारे पे क्या, सारे वर्टिसेस पे क्या पड़ा है? एक चार्ज, दैट इज 5 माइक्रोकूलम। ठीक है। और मुझे एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट ओ पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? आपको मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या था? दैट वाज k इंटू क्यू बाई आर। k क्या था? 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, बिकॉज हम सारा कहाँ पे बात कर रहे हैं? एयर में बात कर रहे हैं। तो k की क्या थी? स्टैंडर्ड वैल्यू थी। q क्या होगा यहाँ पे? 5 माइक्रोकूलम। और r क्या होगा? डिस्टेंस सेंटर से। तो हमारा सबसे पहले काम क्या रहेगा? इस डिस्टेंस को निकालना। ठीक है। अब आप सबको पता है हेक्सागन इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं। हमें अगर एक साइड पता है 10 सेंटीमीटर तो ये वाली साइड भी 10 होगी और ये वाली साइड भी 10 होगी। मीन्स आर की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या रहेगी? 10। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाई आर, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पूछा गया है एट द सेंटर पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। अगर मैं पोटेंशियल फाइंड कर लूँ एक चार्ज की वजह से और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 6 तो मुझे टोटल पोटेंशियल पता चल जाएगा। ओ पे कितना आएगा? तो मेरे पास V की वैल्यू क्या आएगी? 6 इंटू के क्यू बाई आर। दिस विल बी द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O। अब सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। Q की वैल्यू आपको दी गई थी 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। और R की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया हुआ है अगर सारे चार्जेस कूलम में हैं, दैट इज SI यूनिट में है, तो मुझे डिस्टेंस को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? SI यूनिट, दैट इज मीटर्स। तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी। दैट विल बी R इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 0.1। और इसे सॉल्व करके मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी? 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 वोल्ट्स। तो मेरे पास नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस विल बी 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 वोल्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B 6 सेंटीमीटर्स अपार्ट। हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इसके ऊपर चार्ज क्या है? 2 माइक्रोकूलम्स और यहाँ पर कोई चार्ज है -2 माइक्रोकूलम्स और इनका डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर्स। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको रिलेट कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल की प्रॉब्लम से। मैंने आपको करवाया था इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल भी निकालना सिखाया था। याद कीजिए, हमने एट अ परपेंडिकुलर पॉइंट फ्रॉम अ सेंटर यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करी थी और वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी? 0 आई थी, राइट। और मैंने वहाँ पे आपको डिफाइन करवाया था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता था? जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और उस केस में हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आया था? प्लेन परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? अगर हम कोई सेंटर से प्लेन ड्रॉ करें लाइक दिस, जो कि परपेंडिकुलर हो लाइन AB के और एग्जैक्टली सेंटर में से पास करना चाहिए। एग्जैक्टली सेंटर में से पास करना चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए।
तो इस पूरे प्लेन पर पोटेंशियल क्या रहेगा, ज़ीरो। और यही होता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे। अब यहाँ पे क्या रह रहा है, ज़ीरो रह रहा है। मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ड्रॉन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी पासिंग फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है, आगे आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थी कोई लाइन ए बी और ये मैंने एग्जैक्टली सेंटर में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करा था, ये सेंटर था। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इन दिस, परपेंडिकुलर होगी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की और इसकी डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स ओ बी, टुवर्ड्स ओ बी। और हम इन जनरल बोलें तो डायरेक्शन क्या रहेगी, ए बी की तरफ। किसकी तरफ, ए बी की तरफ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। आपको मेंशन है 1 पिकोफैरेड इज इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू द पावर -12 फैरेड्स। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of a dielectric constant 6। पहले हम इनिशियल कंडीशन बनाते हैं, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे फाइनल कंडीशन के साथ। इनिशियली हमारे पास क्या है कि 2 कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और मैंने आपको फुल डेरिवेशन करवाई हुई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की, कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, उसका फॉर्मूला आता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब इनिशियल कंडीशन में क्या है कि 2 प्लेट्स हैं, उनके बीच में मीडियम क्या है, एयर। आप देख सकते हैं मीडियम इनिशियली क्या था, एयर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, राइट। और इस सिस्टम की कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 8 पिकोफैरेड। मींस ये C की वैल्यू आपको दे रखी है 8 पिकोफैरेड। ये थी मेरी इनिशियल कंडीशन। उसके बाद क्या बोलते हैं वो कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर इनिशियली इसके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस था d, तो वो फाइनल कंडीशन में बोल रहे हैं कि अब डिस्टेंस क्या हो गया है, इससे आधा, यानी कि d डैश क्या हो गया है, d/2। ठीक है, और अब वो बोल रहे हैं कि द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब पहले था एयर, अब बाद में उन्होंने क्या दिया कि कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में है। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है कि अब कैपेसिटेंस कितनी होगी, देखते हैं। चलिए, इस केस में मेरे पास एयर था, तो एयर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पर K नहीं लिखा था। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी और C डैश मतलब अब जो नई कैपेसिटेंस होगी उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी डैश। अब D डैश की वैल्यू कितनी है, d/2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A K बाई डी डैश। डी डैश की वैल्यू थी d/2, तो C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A K d/2। 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये किसकी वैल्यू थी, C की, जो हमारी इनिशियल कैपेसिटेंस थी, मैंने अभी आपको बताया, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8 पिकोफैरेड। तो मैं इसकी जगह C सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, तो मैं इसको लिखूँगी C इंटू K इंटू 2। अब K की वैल्यू भी आपको दे रखी है, K की वैल्यू क्या है, 6, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए K की वैल्यू। 6 इंटू 2 इज़ 12 इंटू C, मीन्स 12 इंटू C की वैल्यू क्या है, 8 पिकोफैरेड। 12 इंटू 8 मीन्स C डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 96 पिकोफैरेड।
अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब मेरे पास मीडियम एयर था तब मेरे पास कैपेसिटेंस कितनी कम थी, 8 पिकोफैरेड। बट अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक उसमें रख दिया जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 6, तो आप देखिए उसकी कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज़ हो गई, 96 पिकोफैरेड। और यही मैंने आपको एडवांटेजेस में बताया था डाइलेक्ट्रिक की, कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से मेरे पास कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of the combination? अब देखिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की वीडियो में 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस पढ़ाए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता था, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देख सकते हैं ना आप, यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लगे हैं, तो मैंने क्या लिया है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब C1, C2 एंड C3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको C की वैल्यू पता चल जाएगी। दैट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इज़ 1/C। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/9, दैट इज़ 1/3। तो मेरे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको रिवर्स कर दीजिए, C इफेक्टिव विल बी 3, इसके यूनिट्स क्या है, पिकोफैरेड। तो मेरे पास नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी कॉम्बिनेशन की, 3 पिकोफैरेड। अब बी पार्ट में क्या पूछा गया है, दैट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। अब देखिए फ्रेंड्स, सीरीज में कनेक्टेड थे तो हम उसको कैसे ड्रॉ करते थे, लाइक दिस। और ये हमारे पास बैटरी लगी होती थी, इसकी वैल्यू दे रखी है 120 वोल्ट। अब हमें 120 वोल्ट को 3 कैपेसिटर्स में डिवाइड करना है, तो हर एक कैपेसिटर के पास कितनी वोल्टेज की वैल्यू आएगी, 120 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 40 वोल्ट ईच। मीन्स हर एक कैपेसिटर के पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40 वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पिछले क्वेश्चन में कैसे कनेक्टेड थे, सीरीज में। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब मैंने इसके बारे में भी आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने फाइंड किया था नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस ऑफ C2 प्लस ऑफ C3, मीन्स 2 + 3 + 4, दैट इज 9 पिकोफैरेड। मीन्स हमारे पास नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, 9 पिकोफैरेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिटर्मिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो उनकी जो वोल्टेज है वो क्या रहती थी, सेम रहती थी, बट चार्ज क्या होता था, डिफरेंट, राइट। अगर मुझे हर एक कैपेसिटर पे फाइंड करना है तो वो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, Q1 × C1 × V। C1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 2 पिकोफैरेड, दैट इज 2 × 10⁻⁻12। पिकोफैरेड को आप फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻12 के साथ। वोल्टेज की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 100 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻12 प्लस ऑफ 2, दैट इज 2 × 10⁻⁻10 कूलम। सिमिलरली आप Q2 एंड Q3 का भी चार्ज फाइंड कर सकते हैं। कैपेसिटर 2 पे कितना चार्ज आ जाएगा, C2 × V। C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 पिकोफैरेड, 3 × -12 × 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁻10 कूलम। सिमिलरली थर्ड कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q3 इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻12 प्लस ऑफ 2, दैट इज 4 × 10⁻⁻10 कूलम। तो हमारे पास C1 दैट इज कैपेसिटर 1 पे कितना चार्ज आएगा, 2 × 10⁻⁻10 कूलम, सेकेंड पर 3 × 10⁻⁻10 कूलम एंड थर्ड पर 4 × 10⁻⁻10 कूलम। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है,
A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in a capacitor? देखिए फ्रेंड्स, आपको वैल्यू किसकी दी गई है? कैपेसिटेंस की, दैट इज 12 पिकोफैरेड, 12 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 फैरेड, और वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 50 वोल्ट। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला कराया था कैपेसिटर में, तो वो क्या आया था? Q²/2C, और मैंने आपको C एंड V की टर्म्स में भी एक फॉर्मूला करवाया था, वो क्या आया था? 1/2C इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू C इंटू वी का स्क्वायर। सिंपली इसमें C एंड V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। चलिए 1/2 इंटू 12 into 10 raised to the power minus 12 into 50 into 50, 2 1 और 25 ज़ा, तो ये आ जाएगा 15,000 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे डेसिमल, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है और मुझे इसको मूव करके लेकर आना है यहाँ पर, तो मैं उतनी ही आपसे कम कर दूंगी वैल्यू, दैट इज़ 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 जूल्स। एनर्जी के यूनिट्स क्या रहते हैं? जूल्स रहते हैं। आप जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, कभी भी लास्ट में यूनिट्स लिखना मत भूलिए, बिकॉज अगर आप यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।